आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सवाल तो पूछेंगे मैं। आज हमारे साथ दो मेहमान रांची स्टूडियो में मौजूद है। पहले उनसे आपका परिचय करा दे, फिर सवाल पर हम आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक पढ़ाई जी हैं, और साथ ही बीजेपी की ओर से बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक पढ़ाई जी हैं, और कांग्रेस की ओर से गौतम उपाध्याय जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी और कांग्रेस, हमने विशेष रूप से आज के सवाल के लिए इन दोनों मेहमानों को बुलाया है। चूंकि कांग्रेस गठबंधन में है, बीजेपी एनडीए के साथ है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप जिस मुद्दे को लेकर, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर झारखंड का विधानसभा चुनाव, यही दो दल केंद्र में रहे हैं, और वो मुद्दा है परिवारवाद का। प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड का दौरा किया था, बिहार का दौरा किया था, तो परिवारवाद के मुद्दे पर काफी प्रभावशाली तरीके से विरोधियों पर हमला बोलते नजर आए थे। लेकिन अब झारखंड चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बढ़त बना ली है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके, और इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिसको लेकर अब बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है कि आप जब परिवारवाद को इतना मुद्दा बड़ा बना रहे थे, तो अब अपने ही नेताओं के परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतार कर या अपने ही उन परिवारवाद से संबंधित सिद्धांतों को खारिज नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, और सवाल का जवाब लेंगे हम। चूंकि बीजेपी इस मुद्दे पर प्रखर होकर विरोध दर्ज कराता रहा है, तो पहला सवाल अशोक जी से यही होगा कि अशोक जी, विरोधी अब आप पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? चलिए, परिवारवाद काफी अच्छा विषय, मुझे लगता है इस विषय पे आपके जो दर्शक है वो भी जानेंगे परिवारवाद का परिभाषा क्या है। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। उनके पिताजी कौन थे? मुझे लगता है शायद मुझे और आपको उनका पिताजी का नाम पता नहीं होगा। उनके माताजी कौन थे? मुझे लगता है आपका और मुझे उनका किसी को उनके माता का नाम याद नहीं होगा। आप आइए अटल जी कौन से पारिवारिक विरासत लेकर वो पैदा लिए थे? अडवाणी जी। आप कई ऐसे असंख्य, बाबूलाल मरांडी जी का जो आज प्रदेश अध्यक्ष जी है, कौन से राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं? मैं कुछ उदाहरण भी मैं बताना चाहता हूं। बगल के छत्तीसगढ़ चले जाइए, ट्राइबल स्टेट है। विष्णुदेव साय जी, कहा उनके भाई भतीजे, पिताजी, दादाजी कोई पॉलिटिकल परिवार से थे? आप बगल में चले जाइए उड़ीसा, मोहन मांझी जी, एक आदिवासी, गरीब आदिवासी परिवार का लड़का जो आज मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो कौन सा पॉलिटिकल परिवार से संबंध रखता है? आप भजनलाल शर्मा जी की बात कर लीजिए, आप मोहन यादव जी की बात कर लीजिए, और मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, झारखंड में आइए, आप बात करते हैं अर्जुन मुंडा जी का। अर्जुन मुंडा जी के पिताजी, उनकी माताजी, दादाजी कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं थे। बाबूलाल मरांडी जी की बात करेंगे, उनके पिताजी, दादाजी कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं थे। और मैं तो कई ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि कोई पॉलिटिकल परिवार का व्यक्ति का कोई बेटा जो राज्य का मुख्यमंत्री बना हो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, या कोई राष्ट्रपति बना हो। राष्ट्रपति की बात होगी तो द्रौपदी मुर्मू जी की भी बात होगी कि कौन से पॉलिटिकल परिवार से वो महिला संबंध रखती थी, वो आदिवासी समाज की बेटी थी, आज वो राष्ट्रपति बनी हुई है। देखिए, ये हो सकता है कि कभी आंकड़े के कुछ ये में आप बात कर रहे हैं, झारखंड में कुछ जो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, हाँ मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन आप बताइए कि रघुवर दास जी की सीट पे उनकी बहू चुनाव लड़ रही है। रघुवर दास जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी बहू चुनाव लड़ रही है। उस परिवार से एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। आप बगल में अर्जुन मुंडा जी चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी व्यक्तिगत कुछ समस्या हो सकती है। उनकी पत्नी मीरा मुंडा जी, वो पार्टी की कार्यकर्ता रही है, वो महिला मोर्चा में और कई पॉलिटिकल कार्यक्रमों में वो शामिल रहती है। उनकी बहू, रघुवर दास जी की बहू भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में, युवा मोर्चा के कार्यक्रम में और कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल रहती है। और उदाहरण आप हमसे उदाहरण लीजिए ना, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन इतना मैं डंके का चोट में कह सकता हूं, राज्य का कोई मुख्यमंत्री एक सामान्य कोई गरीब परिवार का भी हो सकता है, और देश का प्रधानमंत्री भी कोई सामान्य गरीब परिवार का भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ब्यूटी है, जो ये इंपॉर्टेंट पद पे एक गरीब चाय वाला का बेटा भी बन सकता है, एक गरीब आदिवासी समाज की बेटी भी बन सकती है। ये दिलचस्प प्रश्न है। गौतम जी से समझ लेते हैं कि क्या उन्होंने इस परिभाषा को समझ लिया है, या फिर जब उनकी बात आती है तो परिभाषा को दूसरी तरह से परिभाषित किया जाता है, और जब बात अपनी आती है तो परिभाषा को अपनी सुविधा अनुसार जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। गौतम जी, परिवारवाद की ये परिभाषा समझ गए आप? देखिए, भाजपा तो पिछले 11 सालों से लगातार सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की बात करती थी। आज एक नया डेफिनेशन अशोक जी ने बताया, तो हम लोग को ये भी मानना होगा, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, तो निश्चित है कि भाई वो जो बोलेंगे, सच बोले या झूठ, दाएं बोले या बाएं, हमको तो वही मानना होगा। वो रात को रात नहीं दिन बोलेंगे तो हमको दिन मानना होगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी हैं।
आज अगर किसी की बहू जो है वो परिवार का हिस्सा बनी है तो वो परिवार नहीं है। अगर किसी की बीवी चुनाव लड़ने जा रही है तो वो परिवार का हिस्सा नहीं है। तो भाई ये एक नया चीज, नया डेफिनेशन, भाजपा के लोगों के साथ मिलने में यही एक फायदा होता है कि हर दिन एक नया नया चीज दिखता है और उसको सीखना चाहिए। और सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। आज भी देखिए प्रधानमंत्री जी हम लोग को सिखा ही रहे हैं, एक नया चीज सीखने को मिला। कल को ये सिलेबस में जाएगा, बच्चे नया चीज सीखेंगे कि परिवार का डेफिनेशन क्या होता है और किस तरीके से उसको बदला जा सकता है। तो देखिए जब बदलाव है तो हर चीज में बदलाव है। आज चुनाव की बारी आई है और अपने सरकार में आपने कमिटमेंट्स किए, ये एक दिखता है, ये कमिटमेंट नहीं है। ये अशोक जी कह रहे थे कि वो महिला मोर्चा के संगठन में दिखी, वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है, वो महिलाओं के कार्यक्रम में जुड़ी, युवाओं के कार्यक्रम में जुड़ी, ये परिवार का हिस्सा नहीं है। अरे भैया वो बीजेपी परिवार का हिस्सा है। आप ये बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता और मैं समर्थन करता, लेकिन आपने क्या कहा कि वो अर्जुन मुंडा जी की वाइफ है, पत्नी है, धर्म पत्नी है। अब किस कारण से अर्जुन मुंडा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये तो भाई इनका संगठन और इंटरनल मामला है। लेकिन परिवारवाद का एक नया डेफिनेशन हम लोग को देखने को और सुनने को मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। अशोक जी बता रहे हैं, हो सकता है कि ये अशोक जी को भी किसी ने बताया हो कि आपको नया डेफिनेशन आज से इस सिलेबस में आ गया है और उसको उसी तरीके से लेकर चलना है। और परिवार की बात, मैं परिवार की बात नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दिया जाए। परिवार वहां पे बात हो रही है ना, तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी तो अर्जुन मुंडा जी का तो कोई रोल नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि वो तो उस समय तक सन्यासी रहेंगे, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा तो है नहीं। तो ये सब चीज नया नया देखने को सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ठीक है, परिवारवाद की बात है तो कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और उनके अलायंस में परिवारवाद चलता आता है, और अगर ये चलता आ रहा है तो ये बहुत अच्छी और एकजुटता की बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, कम से कम इनके परिवार की तरह तो हमें ये परिवार अपना नहीं चाहिए। नहीं, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वो परिवारवाद के विरोधी हैं, परिवार का राजनीति में आना ये गलत को नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति सत्ता में है, पार्टी में उसकी चलती है, तो वो परिवारवाद है। पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए अगर आप देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं तो ये आरोप भी लगता है, कांग्रेस पर भी लगता है, जेएमएम पर भी लगता है, आरजेडी पर भी लगता है कि एक ही परिवार पार्टी भी चला रही है, एक ही परिवार सत्ता में भी बनी हुई है। इस पर जवाब लेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि परिवारवाद की परिभाषा क्या अपने सुविधा अनुसार परिवर्तित करके सियासत में उसका फायदा उठाया जा सकता है। क्या जनता अलग अलग परिभाषाओं को अलग अलग समय पर अलग अलग नजर से देखेगी। हम बात कर रहे हैं परिवारवाद की परिभाषा की, जो जरूरत के अनुसार क्या अलग अलग हो सकती है, और जनता क्या इस परिभाषा को जिस तरह से नेता अपने हित में परिभाषित करते हैं उससे प्रभावित होगी। हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। इस बार गौतम जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि गौतम जी, कांग्रेस से बड़ी आरोपी परिवारवाद की पोषक पार्टी बीजेपी की नजर में दूसरी कोई नहीं है, और अब कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये कोई परिवारवाद नहीं है। तो ये किस तरह से परिवारवाद देख रहे हैं आप? दीपक जी, मैंने पहले भी बताया कि परिवारवाद का उदाहरण अगर ये लोग खोजते हैं तो वो कांग्रेस में ही खोजते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास लीडर्स हैं जो हर क्षेत्र में जा करके अपना काम कर रहे हैं, एक चेहरा बने हुए। इनके पास चेहरा है नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इनके साथ में कि भाई जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हार चुका है, अगर उनको टिकट देते हैं हम तो निश्चित है कार्यकर्ताओं में विरोध होगा, और हो भी रहा है। ये देखने को भी मिला, रांची सीट उदाहरण है, जमशेदपुर सीट उदाहरण है। तब आप क्या कर रहे हैं? आप अपने चेहरे को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये राजनीति का चेहरा जो है आप करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऑपोजिशन में कोई रहे या दूसरी पार्टी करे तो वो परिवारवाद का हिस्सा। तो परिवारवाद क्या है, इनका डेफिनेशन हर एक चीज में बदलेगा। अभी तो परिवारवाद तक आए हैं, अभी कुछ दिन पहले तक इनका मुद्दा डेमोग्राफी चल रहा था, उसके बाद बहुत सारा झारखंड पे मुद्दा चल रहा था, और प्रधानमंत्री जी तो मंच पर झारखंड में आकर के उन्होंने कहा था कि भाई परिवारवाद जो है वो इतना हावी हो चुका है कांग्रेस पार्टी पे कि वो कांग्रेस पार्टी को कहां से कहां लेके जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग मान लिए भैया कि आपने बहुत सही राह दिया हम लोगों को और राह दिखाया।
आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। तो क्या हम लोग ये मान लें कि यहां से अब झारखंड, इनका कहना है कि उस राह पर हम नहीं चल रहे हैं, हमने किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य को एक टिकट दिया है, लेकिन आपका पूरा संगठन एक व्यक्ति को केंद्रित करके आगे बढ़ रहा है, वो परिवारवादी। देखिए यही तो बात है दीपक जी कि इनका डेफिनेशन क्या है, इनके आप बता दीजिए कि हमारे मतलब परिवार मतलब परिवार कहने का मतलब है ब्लड रिलेशन ही ना परिवार कहलाता है, या परिवार का कोई और डेफिनेशन है? हम तो आज तक यही पढ़े हैं। अशोक जी, ये अपने फायदे के अनुसार आप परिभाषा को परिवर्तित करके जनता को कितना प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, इन्होंने नहीं बताया कि आजादी के बाद से जब देश में संविधान लागू हुआ उसके बाद से राजतंत्र खत्म हो चुका है, लेकिन एक ही परिवार देश में सबसे लंबे समय तक शासन किया, उसके बारे में ये उदाहरण नहीं बताएंगे। नहीं, हमने तो एडमिट किया कि हम जिस राह पे चले आप भी उसी राह पे चल रहे हैं क्या? तो ये भी आप एडमिट कर लीजिए। लोकतंत्र कहाँ रह गया? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा, उनके बेटे राजीव, उनके बेटे संजय गांधी, उनके राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, यानी पूरी की पूरी लंबी श्रृंखला है। प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके बाद उनके बेटे। नहीं तो उतनी लंबी नहीं, तो एक ही परिवार। तो फिर लोकतंत्र, तो कांग्रेस के नजर में लोकतंत्र भारत का संविधान जो बार बार राहुल गांधी दिखाते हैं संविधान, तो संविधान में ना लिखा हुआ है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगा, ये परिवार की व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी कोई परिवार गाइड नहीं करता है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसी आधार पे कांग्रेस पार्टी काम करती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? देश का आप भी तो उसी लाइन में चल रहे हैं। गौतम जी से पूछिए, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस में? ये बोलेंगे गांधी परिवार का बनेगा, लेकिन आप मुझसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी में कौन बनेगा, तो वे बोलेंगे सामान्य कार्यकर्ता ही। अगर भारतीय जनता पार्टी का और वो कार्यकर्ता कौन है? बिल्कुल कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। एक गुजरात का सामान्य चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। अशोक जी, आप उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन आपके आप गलत उदाहरण दे रहे हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं। दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया, फिर चर्चा ये चली कि 70+ को हम मार्गदर्शक मंडल में डालेंगे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात आई तो यहाँ उस बात को भी फॉलो नहीं किया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये आरोप लगते रहे हैं, तो इसे किस तरह से स्थापित करेंगे कि जब आपको जरूरत है तो आप एक नेता को चेहरा बनाकर, पोस्टर बॉय बनाकर हर चुनाव में जीत की उम्मीद लिए जाएंगे? जब उनको लगता है कि उनके पास एक पोस्टर बॉय है तो वो क्यों नहीं सामने रखेंगे? ऐसा क्यों आपका पोस्टर बॉय के बदले किसी और नेता को रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बॉय ये देश का पोस्टर बॉय है, जो पूरे दुनिया में देश के मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहा है। वो 75 साल 74 साल विषय नहीं है। विषय ये है कि पिछले 70-75 सालों में देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम कोई व्यक्ति किया है, तो देश का इकलौता लाडला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। और ये मुझे लगता है कांग्रेसी लोग ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से वो आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में कांग्रेसी परिवार के लोगों से बात करेंगे दीपक जी, तो आपको नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा उनके दिल और हृदय में देखने को मिलेगा। और ये नरेंद्र मोदी जी ने बताने का काम किया। नरेंद्र मोदी के प्रति है, उतनी श्रद्धा आप क्यों नहीं मानते कि उनकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के प्रति है? उनकी श्रद्धा क्यों दूषित हो जाएगी? दीपक जी, जो देश के अंदर की व्यवस्था को जो विदेश में जाकर गाली देने का काम करता है, आरक्षण व्यवस्था के ऊपर बात करता है, धर्म व्यवस्था पर बात करता है, कई ऐसे देश के अंदर की जो विषय है उसको लेकर विदेश में एक तरह से देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करता है, ऐसा व्यक्ति देश का पोस्टर बॉय कभी नहीं हो सकता है। अब मुझे लगता है इसी का कारण है, यही कारण है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति कि 3 चुनाव से ये 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं। गौतम जी क्या करेंगे? चलिए, ये श्रद्धा आपकी श्रद्धा। मैंने तो पहले ही कहा कि आप जिस लाइन पे चलने की प्रयास कर रहे हैं, क्या वो लाइन भी आप कॉपी कर रहे हैं कांग्रेस से? आप तो हर चीज कॉपी करके कांग्रेस का चल रहे हैं, और तब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर इतने ही ईमानदार और इतने ही सशक्त प्रधानमंत्री हैं तो 303 सीट से 240 पे आप कैसे आ गए? और अगर राहुल जी की लोकप्रियता इतनी नहीं बढ़ रही है, लोगों में उनके बातों का असर नहीं हो रहा है, तो फिर कांग्रेस का सीट जो है 50 से 99 कैसे चला गया? इन सब चीज नहीं समय का अभाव, हम चाहेंगे झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में तो डबल इंजन की सरकार थी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस समय भी प्रधानमंत्री जी थे, और इनकी तो संगठन इतनी मजबूत थी। उस समय शायद परिवार का कोई हिस्सा नहीं था, उस समय परिवार का डेफिनेशन अलग माना जाता था, तो भी ये कहां चले गए? 25 सीट पर आ गए। डबल पावर लगने के बाद 25 सीट पर आ गए। और आज क्या हुआ?
ऐसे गठबंधन के सहारे चलने को तैयार हैं जो कि 2 सीट के कारण पिछली चुनाव में इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था आजसू के साथ में, और आज आजसू 10 सीट पे कॉम्प्रोमाइज कर गई है। अभी भी तो 2 सीटें स्टैंड बाय में ही है। बिल्कुल। नहीं नहीं। समय अभाव गौतम जी, समय अभाव। अशोक दीपक जी 17 सीट पे आजसू लड़ना चाह रही थी और ये लोग 15 सीट देने को तैयार थे, और 2 सीट नहीं मिला था तो आजसू ने गठबंधन तोड़ दिया। आज क्या मजबूरी हो गई इनकी, आज क्या मजबूरी हो गई इनकी कि आपको गठबंधन में जाना पड़ा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के होते हुए और परिवार का डेफिनेशन होते हुए। हमारी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, हमने जनादेश को स्वीकार किया, लेकिन सबसे ज्यादा जनादेश 33-33.5% के साथ में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, जिसको 33.5% मत प्राप्त हुई थी। और फिर भी आप सरकार नहीं बना सके, कांग्रेस को दे रहा, फिर भी आप सरकार नहीं बना पाए। समय की मांग है, हमने कभी ईवीएम के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ा है, हमने जनादेश को स्वीकार किया, हम विपक्ष में बैठे। लेकिन ये लोग से पूछिए, जब विपक्ष में बैठने की बारी आती है तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम में ठोकरा फोड़ते हैं। और मैं बता दूं, और आज भारत के समय की मांग है दीपक जी, गठबंधन समय की मांग है। अगर आज भारतीय तो ये भी एडमिट कर लीजिए कि गठबंधन के साथ साथ परिवारवाद भी समय का कोई समस्या नहीं है, कोई मानमरवल नहीं है। हम 68 सीट, 10 सीट आजसू, 2 सीट जदयू और 1 लोजपा के साथ में हम पूरी तन्मयता के साथ में हम चुनाव लड़ने के तैयार हैं। मानेगी नहीं, हम ही खबर दिखा। अरे इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए। आरजेडी मुंह फुला के बैठे हुए हैं, भाकपा माले अलग मुंह फुला के बैठे हुए हैं, जेएमएम बड़ी भाई की भूमिका में है, कांग्रेस अलग मुंह फुला के बैठी हुई है। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जरा इनसे पूछिए ना कि कितने सीट पाई हुई है। चलिए हम एक और सवाल के साथ पहुंचेंगे क्योंकि वक्त की बात है। लेकिन आप मान लीजिए अशोक जी कि आप भी परिवारवाद का हिस्सा बन चुके हैं। जनता है, नेता प्रतिपक्ष जिस दिन कोई आदिवासी, एससी, हरिजन, ओबीसी को बनाइएगा, गांधी परिवार से तब मानेगा कि आप परिवारवाद से ऊपर बात करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और गौतम जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता फैसला करेगी कौन परिवार को बढ़ावा दे रहा है और कौन जनता को अपना परिवार बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने की कवायद में सत्ता कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।